हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं डीएसएसबी स्टाफ नर्स 2013 का ओल्ड पेपर, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आगामी जो एग्जाम जो आने वाला है डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का, उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करके हम डीएसएसबी के पैटर्न को डिकोड या एनालिसिस करने की कोशिश हम करते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए चलेंगे हम आज के एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ। दूसरा, एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डीएसएसपी 2013 का जो पेपर था उसके अंदर 200 एमसीक्यू पूछे गए थे, और उसके अंदर 100 जो क्वेश्चन थे वो थे एप्टीट्यूड क्वेश्चन से, और 100 जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे नर्सिंग सेक्शन से। तो नर्सिंग सेक्शन की शुरुआत में यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 101 से। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। तो हमको मिला है क्या? मिला है हमको ये एमसीक्यू। सिंपल सा पूछा है, इसके अंदर एंटीडोट फॉर हिपेरिन कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है। क्या हिपेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है? क्या हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है? क्या हिपेरिन का एंटीडोट अमीनो कार्बोनिक एसिड होता है? क्या हिपेरिन का एंटीडोट अमीनो ट्रोन होता है? तो बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान ही होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामिन सल्फेट होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है यहाँ पे प्रोटामिन सल्फेट, हमारा करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमारे पास में कोई सीकेडी का पेशेंट है और उसके अंदर हीमोडायलिसिस हो रहा। हीमोडायलिसिस के बाद में ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, तो क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे? तो उसका भी आंसर निकल के आएगा, प्रोटामिन सल्फेट का हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। बड़े सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ना ही हमको पड़ेगा, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि डीएसएसपी का पैटर्न किस तरह का रहता है। बड़े, तो हमको क्या मिला है? हमको मिला है महोदय एमसीक्यू नंबर 102। क्या पूछा है एमसीक्यू नंबर 102 के अंदर? A patient in the second stage of labor is given which of the following injection to improve uterine contraction? कोई पेशेंट सेकंड स्टेज लेबर की कंडीशन के अंदर है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन सेकंड स्टेज लेबर की कंडीशन के अंदर है, और उसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हमको इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए कौन सी ड्रग्स का हम इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास में ऑप्शन के अंदर 4 ड्रग्स है। तो क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करेंगे? क्या मिथाइलजिन का इस्तेमाल होगा? क्या फिनार्गन या डायजापम का हम इस्तेमाल करेंगे? क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमारे पास में जो 2 ड्रग्स है, फिनार्गन और डायजापम, तो ये सब बच्चे बच्चे को ध्यान होता है कि ये कौन सी सेडेटरी ड्रग्स है। तो लेबर की स्टेज के दौरान जनरली हम सेडेटरी ड्रग्स का हम इस्तेमाल नहीं करना है, हमको तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूवमेंट करना है। अब दूसरा जो हमारे पास में ऑप्शन है मिथार्जिन, तो मिथार्जिन का बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा, उसको प्रिवेंट करने के लिए मिथार्जिन का हम इस्तेमाल करते हैं इंट्रामस्कुलर। अब रिमेनिंग जो ऑप्शन है क्या है? ऑक्सीटोक्सिन। तो ऑक्सीटोक्सिन हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है जनाब, कि ऑक्सीटोक्सिन का हम इस्तेमाल करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो जब आप क्लिनिकल साइट के अंदर जब जाओगे, आपकी पोस्टिंग जब गायनिक वार्ड के अंदर होगी, लेबर वार्ड के अंदर होगी, तो आप देखोगे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरह का देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इंजेक्शन आरएल यानी रिंगर लैक्टेट 500 ml प्लस इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट्स आईवी। तो ऐसा जो प्रिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है, उसका इस्तेमाल किसके लिए होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करने के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बड़े सर, बिल्कुल सर, पढ़ना हमको पड़ेगा, तभी तो हमको डीएसएसपी का पैटर्न हमको मालूम पड़ेगा। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको मिला है एमसीक्यू नंबर 103। क्या पूछा है एमसीक्यू नंबर 103 के अंदर? पूछा है जनाब, acute pancreatitis is manifested by unelevated way, कि acute pancreatitis का कोई पेशेंट है, उसके अंदर किसका एलिवेशन देखने को मिलेगा? किसकी कौन से लैब चेंजेस के अंदर एलिवेशन देखने को मिलेगा? क्या सीरम बिलिरुबिन का लेवल एलिवेटेड होगा? क्या सीरम एमएलएच का लेवल एलिवेटेड होगा? क्या सीरम अल्कलानिक फॉस्फेट का लेवल एलिवेटेड होगा? या सीरम क्रिएटिनिन का लेवल एलिवेटेड होगा? क्या है ऐसा? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
सबको आता होगा, इसी में इमूद करता हूं मैं। तो हमारे पास में जो चार जो ऑप्शन है उसके अंदर सीरम बिलिरुबिन और हमारे पास में जो सीरम अल्कलानिक फॉस्फेट है, तो इसका जो लेवल जनरली लीवर लीवर एंड बाइलरी डिजीज के अंदर इलिवेशन देखने को मिलता है। किसके अंदर? लीवर एंड बाइलरी डिजीज से रिलेटेड कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो उसके अंदर सीरम बिलिरुबिन और सीरम अल्कलानिक फॉस्फेटेज का लेवल देखने को मिलेगा। दूसरा हमारे पास में जो ऑप्शन है सीरम क्रिएटिनाइन, जब रिनल इंसफिशियंसी होगी, रिनल इंसफिशियंसी का मतलब जेएफआर कम हो रहा, एक्यूट रिनल फेल्यूर का पेशेंट है या एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट है या सीकेडी का पेशेंट है, तो उसके अंदर सीरम क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा महोदय। और एक्यूट पेनकाइटिस का पेशेंट है तो उसके अंदर बेसिकली लेवल बढ़ते हुए मिलेंगे। किसके? एक मिलेगा सीरम एमाइलेज का, दूसरा मिलता है सीरम लाइपेज का। तो जनरली एक्यूट पेनकाइटिस के पेशेंट के अंदर सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज के लेवल कई बार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो इसका जो आंसर है सिंपल सा कि एक्यूट पेनकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर किसका लेवल बढ़ेगा? तो सीरम एमाइलेज का लेवल बढ़ेगा। एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी है कि हमारे पास में दो जो लैब चेंजेस है, सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज, इन दोनों में से मोर स्पेसिफिक पेनकाइटिस से रिलेटेड कौन सा है? तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। बड़े से बिल्कुल सर बढ़ना पड़ेगा, बढ़ेंगे तभी तो हमको मालूम पड़ेगा डीएसएसपी का पैटर्न। जब हम आगे बढ़े तो हमको मिला है क्या? मिला है एमसीक्यू नंबर 104 और उसके अंदर पूछा है डीएसएसपी ने क्या? Which of the following anti-tuberculosis drugs can damage the head cranial nerve? कि इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हमारी हेड क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है? क्या आइसोनियाजाइड की वजह से हमारी हेड क्रेनियल नर्व डैमेज होती है? क्या पैरा अमीनोसिलिसाइलिक एसिड, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं पास, पैरा अमीनोसिलिसाइलिक एसिड की वजह से क्या हमारी हेड क्रेनियल नर्व डैमेज होगी? या क्या इथाम्ब्यूटोल की वजह से हेड क्रेनियल नर्व डैमेज होगी? या स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से हेड क्रेनियल नर्व डैमेज होगी? हमारे पास में चार ऑप्शन से, चारों में क्या सही होगा? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन देखने से पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने सारी जो इंपॉर्टेंट एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स है उनके जो मेन जो साइड इफेक्ट क्या है वो भी हम देख लेंगे, ताकि भविष्य के अंदर इससे मिलता जुलता यदि क्वेश्चन दोबारा पुटअप होता है तो उसको हम इजी हम सोल्व कर सके। तो बचपन के अंदर आपने ये सीरियल आपने देखा होगा शक्तिमान। तो शक्तिमान के अंदर देखा होगा डॉक्टर जैकब अपने शैतानी दिमाग से नए नए तरह के क्रिएचर का क्रिएशन करता है शक्तिमान को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए। तो मैं भी यहाँ पे अपने शैतानी दिमाग से नहीं, मैं अपने इस पेन की पावर से एक नया मैन बनाऊंगा। क्या मैन बनाऊंगा? उसका नामकरण मैं यहाँ पे रखूंगा टीबी मैन। टीबी मैन बनाएंगे। तो टीबी मैन बनाने से पहले हमको मालूम है कि हमारा जो ओरिजिन जो होता है और उसका जो डेवलपमेंट जो होता है वो सेप्लोकोडल होता है। सेप्लोकोडल का मतलब पहला हमारा सेपलिक वाला विजन जो हमारा ब्रेन है वो पहले डेवलप होगा और जो लोअर लिम्स है वो सबसे बाद में डेवलप होंगे। तो हमारा टीबी जो मैन है उसका भी मैं सेप्लोकोडल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये मैंने बना लिया उसका हेड। अब हेड के अंदर ये क्या बना रहा हूँ? क्या ये एंटीना है? क्या पे ये एंटीना नहीं है। क्या आइसोनियाजाइड की वजह से, आइसोनियाजाइड की वजह से क्या होता है भाई? न्यूरो टॉक्सिसिटी होती है। आइसोनियाजाइड की वजह से न्यूरो टॉक्सिसिटी होती है, तो उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। दूसरा, क्या ये जो टीबी मैन बनाया क्या उसकी आईज है? क्या नहीं, ये टीबी मैन की आईज नहीं है। क्या कि इथाम ब्यूटोल की वजह से क्या होता है? हमारा विजन अफेक्ट होता है, जो हमारी ऑप्टिक जो नर्व है वो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? इथाम ब्यूटोल की वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है मेरे। बड़े बढ़ेंगे तभी तो टीबी मैन को पूरा बनाएंगे। बनाने से पहले इसके ईयर बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो टीबी जो मैन है उसके मैंने क्या बना? ईयर पे। क्या ये वाकई में ईयर है? नहीं, ये ईयर नहीं है, ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है।
तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से क्या होता है, जो हमारे एड जो क्रेनियल जो नर्व है, जो हमारी जो एड जो क्रेनियल नर्व है वो क्या होती है, डैमेज होती है। क्लियर पे बड़े। अब ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो मैन है, टीबी जो मैन है, उसके ये फोर आर्म है, ये फोर आर्म्स की फिंगर है क्या, क्या फोर आर्म्स की फिंगर है क्या, नहीं सर, ये फिंगर्स नहीं है। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं आइसोनियाजाइड की वजह से जो हमारे पेरीफेरी के जो न्यूरॉन है वो डैमेज होती है। तो यानी आइसोनियाजाइड की वजह से पेरीफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो आइसोनियाजाइड की वजह से क्या होती है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी होती है। ये मैंने दिखाने की कोशिश की मैंने। और बनाए टीबी मैन को, तो ये बनाया हमने टीबी मैन का लीवर, और टीबी मैन के लीवर के अंदर मैंने दिखाया अभी, आई का मतलब आइसोनियाजाइड, पी का मतलब पायरोजिनामाइड, आर का मतलब रिफाम्सिन। तो कहने का मतलब आइसोनियाजाइड, पायरोजिनामाइड और रिफाम्सिन की वजह से क्या होती है भाई, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। ये तीनों जो ड्रग्स है, तीनों की तीनों ड्रग्स हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है, हमारे लीवर को डैमेज करती है। और बनाए ट्यूबरकुलोसिस मैन को, तो ट्यूबरकुलोसिस मैन के क्या है, ये लोअर लिम्स है क्या भाई, नहीं लोअर लिम्स नहीं है। क्या ये पटेला है क्या, नहीं ये पटेला नहीं है। क्या ये ट्यूबरकुलोसिस के जो मैन है उसके अंदर पी का मतलब यहाँ पे पायरोजिनामाइड, पायरोजिनामाइड की वजह से क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, अर्थलेस जलिया होता है, उसको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। तो पायरोजिनामाइड की वजह से क्या होता है, अर्थलेस जलिया होता है, और क्या होता है, हाइपर यूरेसीमिया होता है। क्या जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस मैन है उसके लोअर लिम्स की फिंगर या डिजीज है क्या, नहीं। ये क्या मैंने दिखाया कि आइसोनियाजाइड की वजह से जो हमारे पेरिफेरल के जो न्यूरॉन है वो डैमेज होते हैं। तो यानी पेरिफेरी के अंदर न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, किसकी वजह से, आइसोनियाजाइड की वजह से। अब हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस जो मैन है वो क्या करेगा, सुसु करेगा। इसके पावर क्या है, इसके पास पावर है किसकी, सुसु करने की। तो सुसु करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं आर को रिप्रेजेंट करने से, यहाँ पे आर को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि रिफाम्सिन की वजह से यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, पे ऑरेंज कलर का कलर हो जाता है। तो उसको मैंने दिखाया यहाँ पे रेफाम्सिन से। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसी पेशेंट के अंदर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स चल रही है और यूरिन का कलर ऑरेंज कलर आ रहा है, तो ये कौन सी ड्रग्स की वजह से होगा, तो ये रिफाम्सिन की वजह से होगा। क्लियर है। और यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि यदि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की वजह से जॉइंट पेन हो रहा तो कौन सी ड्रग्स का साइड इफेक्ट है, तो ये है पायरोजिनामाइड की। ठीक है। तो ये मेरा है ट्यूबरकुलर में टीबी में। तो शॉर्टकट में दोबारा वापस रिवाइंड करेंगे, हमारे पास में टीबी जो मैंने यानी आइसोनियाजाइड की वजह से महोदय क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलता है महोदय, और क्या देखने को मिलता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से ऑटोटॉक्सी यानी हमारी एड क्रेनियल नर्व डैमेज होती है। इथाम्ब्यूटोल की वजह से ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस होता है महोदय। रिफाम्सिन की वजह से ऑरेंज कलर का यूरिन होता है और हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है। और पायरोजिनामाइड की वजह से जॉइंट पेन यानी अर्थलेस जलिया होता है, और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है यानी हाइपर यूरेसीमिया होता है। तो हमारा जो एमसीक्यू था महोदय उसका क्या आंसर है, तो उसका आंसर है यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से हमारी एड क्रेनियल नर्व डैमेज होती है महोदय। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से एड क्रेनियल नर्व डैमेज होती है। बड़े सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हमको डीएसएसपी के पैटर्न के बारे में हमको मालूम पड़ेगा। तो आगे जब हम बढ़े तो हमको मिला है एमसीक्यू नंबर 105, और उसके अंदर डीएसएसपी ने पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलिमिया, कि हाइपरकैलिमिया के मैनेजमेंट के लिए किसका हम इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए के अंदर पूछा है इंसुलिन विद ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज के साथ में इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे, क्या सोडा बाई कार्ब का इस्तेमाल करेंगे हाइपरकैलिमिया के मैनेजमेंट के लिए, क्या पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट का हम इस्तेमाल करेंगे क्या हाइपरकैलिमिया के मैनेजमेंट के लिए। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम जाएंगे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कि जनरली हाइपरकैलिमिया होने के पीछे क्या लॉजिक होता है। तो बेसिकली हमारे देश के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक टेंडेंसी होती, क्या टेंडेंसी होती कि जब हम सो रहे या कोई मूवी देख रहे अचानक से बिजली चली जाती है तो सबसे पहले हम भाग के जाते, पड़ोसी के वहाँ पे ताका झाकी करते, हम देखते
क्या पड़ोसी की घर की बिजली भी बंद है, वहाँ रोशनी बिल्कुल हो रही या नहीं हो रही भाई, वहाँ पे भी अंधेरा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ की भी बंद है, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये सभी के वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ठप है, आगे से बिजली की सप्लाई नहीं हो रही। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर कॉल करके कंफर्म नहीं करता है कि बिजली कहाँ से बंद है, दोबारा कब आएगी, कितना ड्यूरेशन लगेगा, वापस चुपचाप छत से उतरे बिस्तर के अंदर घुस जाते। तो हमारा जो नेचर है ऐसा है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी सेम नेचर होता है। क्या नेचर होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो पोटेशियम होता है, वो सबको ध्यान है कि जनरली क्या होता है, वो इंट्रा सेलुलर होता है। जो ये हमारी सेल है, तो ये पोटेशियम इसके अंदर विराजमान रहता है, सेल्स के अंदर पोटेशियम रहता है, यानी इंट्रा सेलुलर होता है। लेकिन जब पोटेशियम को मालूम पड़ता है कि बाहर डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेंट बता रहा है यहाँ कि ये पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जा रहा है, इसके अंदर कुसुमल रेस्पिरेशन हो रहा है, हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है, तो पोटेशियम कंफर्म करने के लिए बाहर आ जाता है सेल से। तो पोटेशियम कूदक के बाहर आता है सेल से बाहर, क्यों आता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंफर्म करने के लिए। हमारी जो टेंडेंसी थी वैसी इसकी भी है कि सेल से बाहर आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो उस कंडीशन में पोटेशियम की इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्टिंग होती है। तो पोटेशियम की एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्टिंग होने की वजह से जनरली हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है। तो बेसिक कंसेप्ट है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो पोटेशियम का एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्टिंग होगी, तो उसकी वजह से हाइपरकेलेमिया होता है। तो इस पोटेशियम को वापस हमको कहाँ शिफ्ट करना है, हमको सेल्स के अंदर भेजना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस पोटेशियम के पिछवाड़े के अंदर इंजेक्शन इंसुलिन लगाना पड़ेगा। तो उई माँ कह के उछल के वापस कहाँ चला जाएगा, ये सेल्स के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पोटेशियम का लेवल कम करने के लिए हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि इंसुलिन को हम आईवी देंगे तो पेशेंट किसके अंदर चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज के साथ में इंसुलिन रेगुलर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, पोटेशियम को वापस इंट्रासेलुलर हमको शिफ्टिंग करना, ग्लूकोज को क्यों इस्तेमाल करें कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर नहीं चला जाए। तो बेसिकली जब आप क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जाओगे, बड़े सेटअप के अंदर जाओगे, तो आपको इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन जनरली देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25% 100 ml प्लस इंजेक्शन रेगुलर इंसुलिन कितना महोदय, 10 यूनिट्स आईवी। तो यदि ऐसा प्रिस्क्रिप्शन हमको क्लिनिकल साइट के अंदर देखने को मिल जाए तो हमारे दिमाग की बत्ती, हमारा मगज खुल जाना चाहिए। क्यों कि ऐसा ट्रीटमेंट किसके लिए ये प्रिस्क्राइब किया जा रहा, हाइपरकेलेमिया को मैनेज करने के लिए, पोटेशियम का लेवल कम करने के लिए। तो बिल्कुल सर, हमारे पास में जो एमसीक्यू है कौन सा 105, तो उसका आंसर निकल के यहाँ पे आएगा कि हाइपरकेलेमिया को मैनेजमेंट करने के लिए हम इंसुलिन विद ग्लूकोज का हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। बड़े सर, बिल्कुल सर पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा ना डीएसएसपी का पैटर्न किस तरह का है। आगे जब हम बढ़े तो क्या मिला है हमको, यहाँ पे हमको मिला है डिस्टेंडेंट अब्डोमेन मिल गया। क्या मिला हमको, डिस्टेंड अब्डोमेन एंड absence of bowel sound after abdominal surgery indicate कि हमारे प्यारे पेशेंट के अंदर abdominal सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद में abdominal डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हमने abdomen के रीजन को हमने अस्कल्टेट करने की कोशिश की तो बॉवेल साउंड absent मिल रही है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो हमारी एब्डोमिनल सर्जरी होती है उसका मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है क्या, पैरालाइटिक इलनेस होता है। एब्डोमिनल सर्जरी का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है मित्र माय फ्रेंड, वो होता है क्या, पैरालाइटिक इलनेस। और पैरालाइटिक इलनेस के अंदर 3 क्लासिकल सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है। पहला जो हमारे पास में जो सिम्टम्स है, डिस्टेंट अब्डोमेन का डिस्टेंशन देखने को मिलता है। दूसरा क्या मिलता है महोदय कि बॉवेल साउंड अब्सेंट मिलेगी, यदि स्टेथोस्कोप की सहायता से अस्कल्टेशन करोगे तो बॉवेल साउंड अब्सेंट मिलेगी। तीसरा क्या मिलेगा महोदय, तीसरा हमको मिलता है यहाँ पे जनरली पेशेंट के अंदर
नोजिया या वॉमिटिंग देखने को मिलता है। तो यदि किसी पेशेंट के अंदर अब्डोमिनल सर्जरी हुई, उसके बाद में अब्डोमिनल डिस्टेंसेशन, नोजिया, वॉमिटिंग या बॉडी साउंड अब्सेंट है, तो फटाक से हमको मालूम चल जाना चाहिए महोदय क्या ये पेशेंट किसके अंदर जा रहा है, पैरालिटिक इलियस की कॉम्प्लिकेशन के अंदर जा रहा है। तो सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का पैरालिटिक इलियस। तो पैरालिटिस इलियस के अंदर ये 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आ चुका है, आगे भी आता रहेगा। ठीक बड़े सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ना पड़ेगा तभी तो हमको मालूम पड़ेगा डीएसएसपी के पैटर्न के बारे में। तो आगे जब हम बढ़े तो हमको मिला है सिंपल सा क्वेश्चन। क्या मिला? क्वेश्चन 107 पूछा यहाँ पे, दी नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर, कि नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना होता है। ये बच्चे को ध्यान होता है, टिप्स के ऊपर होगा आप सभी को कि नॉर्मल जो इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होता है महोदय, वो होता है 8 to 21 mmHg, 8 से लेकर 21 mmHg हमारा नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है। तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन के ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक बड़े सर, बिल्कुल सर, बड़े तो हमको क्या मिला महोदय? मिला है हमको विच ऑफ द फ्लोइंग ईसीजी फाइंडिंग्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकेलिमिया, कि हाइपोकेलिमिया के अंदर किस तरह के ईसीजी चेंजेस होते हैं। क्या हाइपोकेलिमिया के अंदर टॉल पिग टी वेव देखने को मिलेगी? क्या हाइपोकेलिमिया के अंदर एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होता है? क्या हाइपोकेलिमिया के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर वाइडनिंग देखने को मिलती है? क्या हाइपोकेलिमिया के अंदर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है? सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि हाइपोकेलिमिया और हाइपरकेलिमिया के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। तो महोदय कि यदि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरकेलिमिया हो रहा है, सीरम के अंदर पोटेशियम का लेवल यदि राइज होता है, मॉडरेट हो चाहे एक्सट्रीम हो, तो दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर वाइडनिंग देखने को मिलती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर वाइडनिंग देखने को मिली किसके अंदर? जब सीरम के अंदर पोटेशियम लेवल बढ़ेगा। दूसरा, टॉल पिक्ड टी वेव देखने को मिलेगी और वाइड या फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी, और हद से ज्यादा एक्सट्रीम हाइपरकेलिमिया होगा तो क्या हो जाएगा? पी वेव ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर वाइडनिंग, टॉल पिक्ड टी वेव्स, फ्लैट या नो पी वेव देखने को मिल रही, इसका मतलब पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? हाइपरकेलिमिया की कंडीशन हो रही है। क्या करना होगा? तो हमने पहले देखा कि डेक्सट्रोज के अंदर 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन हम दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हीमोडायलिसिस भी हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? चिलेटिंग एजेंट केक्सालेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केबैंड सेसेस का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास में हाइपोकेलिमिया हो रहा, तो हाइपोकेलिमिया के अंदर क्या होता है? फ्लैट टी वेव देखने को मिलती है, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलेगी एक्सट्रीम हाइपोकेलिमिया की कंडीशन के अंदर। तो सिंपल सा यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि पेशेंट जाएगा किसके अंदर, पेशेंट यदि जाता है मित्र हाइपोकेलिमिया के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे टॉल पीक टी वेव देखने को नहीं मिलेगी। किसके अंदर देखने को मिली थी? ये हाइपरकेलिमिया के अंदर। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, बिल्कुल सर, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होगा किसके अंदर? हाइपोकेलिमिया के अंदर। वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये होता है किसके अंदर? हाइपरकेलिमिया के अंदर। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल ये भी होता है किसके अंदर? हाइपरकेलिमिया के अंदर। सिंपल सा आंसर, हाइपोकेलिमिया में जब पेशेंट जाएगा तो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होगा। ठीक बड़े सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे डीएसएसपी का पैटर्न। आगे बढ़े महोदय तो हमको मिला है एमसीक्यू नंबर 109। पूछा यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग नीड टू बी परफॉर्म बिफोर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन टू इवुलेट रेडियल एंड अल्नर आर्टरियल पेटेंसी। कहने का मतलब क्या? सिंपल सा कि हमको रेडियल आर्टरी से सैंपल हमको विड्रॉ करना है, तो सैंपल विड्रॉ करने से पहले हमको रेडियो अल्नर आर्टरी की पेटेंसी हमको देखनी है। उस पेटेंसी को देखने के लिए कौन सा प्रोसीजर या टेस्ट को परफॉर्म करेंगे? हमारे पास में 4 ऑप्शन है। क्या एलन टेस्ट होगा, क्या एंजियोग्राफी करा के फिर सैंपल विड्रॉ करेंगे, या बर्जर टेस्ट करेंगे, या कैपिलरी रीफिल टेस्ट करेंगे? तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हमको पेशेंट को लेना है एबीजी का सैंपल, आर्टियल ब्लड गैस का एनालिसिस करना है, तो हम रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपल को विड्रॉ करते हैं। हेपराइन सिरिंज का हम इस्तेमाल करके और रेडियल आर्टरी से आर्टियल ब्लड को हम विड्रॉ करते हैं। लेकिन ये टेस्ट को या प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले हमको रेडियल
अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन हमको चेक करना है तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एलन टेस्ट। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे 109 का एलन टेस्ट के द्वारा हम रेडियल अल्नर आर्टरी की पेटेंसी हम चेक करते हैं। बड़े बिल्कुल सर हम आगे बढ़ेंगे तभी तो जानेंगे ना भाई कि डीएसएसपी का पैटर्न किस तरह का रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा महोदय 110 कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन पे, कि कोई पेशेंट सीवियर डिप्रेशन के अंदर जा रहा तो क्या कॉमन रिस्क हो सकता है। पहला है फैटिगबिलिटी, दूसरा है हेलुसिनेशन, तीसरा है थॉट ब्लॉक, तीसरा है सुसाइड। सिंपल सा आंसर सबको आता होगा इसका आंसर पे, कि जनरली क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं भविष्य को लेकर कि भविष्य के अंदर क्या होगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या हमारी जिंदगी ऐसे कीड़े मकोड़ों जैसी रहेगी। कई बार ऐसा भी आता है भाई शादी नहीं हो रही भाई, क्या कुंवारा तो मैं नहीं मर जाऊंगा। कई बार ऐसे भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं भाई कि हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा पे, एलोपेशिया हो रहा पे, जूही चावला वाला केस किंग तेल भी हमने लगा लिया। और आजकल तो ट्रेंड में चल रहा कौन सा, आदिवासी तेल, केस किंग लगा लिया, आदिवासी ऑयल भी लगा लिया, फिर भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही भाई। कोई महिला मित्र नहीं बन रही भाई, सगाई नहीं हो रही भाई, क्या होगा भाई, बच्चे होंगे या नहीं होंगे भाई, शादी होगी कि नहीं होगी भाई, इस तरह का स्ट्रेस होता है। तो कई बार हमारे अंदर उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं। उल्टे पुल्टे ख्याल का मतलब मन में आता है कि इस जीवन लीला को समाप्त कर लूँ, हो सकता है कि आने वाले जन्म के अंदर हमारे काले घने घुंघराले बाल देखने को मिले। जब विचार आते हैं तो इन विचारों को निकाल देना चाहिए भाई। क्यों, हमारी जो कमी है उसको हमेशा कन्वर्ट करना चाहिए किसके अंदर, पावर के अंदर। हमारे जो नेगेटिव जो विचार है उसको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, पॉजिटिव विचार के अंदर। कैसे भाई, हाँ, कि गंजापन तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के अंदर देखने को मिलता है। आपने देखो ना विन डीजल के बारे में, देखो ना विन डीजल को, फेमस हॉलीवुड एक्टर पे, तो उसके सिर के ऊपर भी बाल नहीं पे। और जितने सारे जो सेलिब्रिटीज है भाई इंडिया के अंदर भी देख लो भाई, उनके भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो नेगेटिव ख्याल को मारनी है गोली और इस आंसर को करेक्ट करना है क्या, सुसाइड। तो जब भी नेगेटिव विचार आते हैं तो सुसाइडल थॉट सबसे पहले आते हैं। ठीक है, लेकिन सुसाइडल थॉट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमको ईमानदारी पूर्वक मेहनत करनी है किसी भी चीज़ के लिए, उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ठीक है, लाइफ के अंदर बहुत सारे मुकाम आते हैं जब हम हार मानने की कगार के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको हार नहीं मानी, क्यों कि ये मान के चलना कि जब हम बिल्कुल करीब होते उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हम हार मान लेते। तो जैसे समय चेंज होगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बड़े सर बढ़ेंगे तभी तो हमको मालूम पड़ेगा। हाँ, बढ़े तो मालूम पड़ा हमको डंपिंग सिंड्रोम के बारे में महोदय, कि डंपिंग सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ, कि डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या कलेक्टोमी की वजह से डंपिंग सिंड्रोम होता है, क्या सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी की वजह से डंपिंग सिंड्रोम होता है, क्या नेफ्रोक्टोमी की वजह से डंपिंग सिंड्रोम होता है, क्या हिस्टेक्टोमी की वजह से डंपिंग सिंड्रोम होता है क्या। तो पहले बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि डंपिंग सिंड्रोम होता है क्या। डंपिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक जो कंटेंट है भाई वो बहुत जल्दी पहुंच जाता कहाँ, जेजुनम के अंदर, जिसको बोलते हैं डंप हो गया। कहाँ डंप हो गया, गैस्ट्रिक कंटेंट कहाँ चला गया, डायरेक्टली जेजुनम के अंदर चला जाता है। तो हमारे पास में सब टोटल जो गैस्ट्रोक्टोमी होती उसके अंदर जनरली दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक प्रोसीजर होता है महोदय यहाँ पे विलरोथ फर्स्ट प्रोसीजर, और दूसरा जो प्रोसीजर होता है महोदय विलरोथ सेकंड प्रोसीजर। तो विलरोथ जो सेकंड जो प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। और ये विलरोथ जो फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी। तो बेसिकली जो हमारे पास में जो प्रोसीजर विलरोथ सेकंड जो प्रोसीजर जिसके अंदर गैस्ट्रो जुजेनोस्टोमी हो रही, उसी के अंदर हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट डायरेक्टली जाता है जेजुनम पे, तो उसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम होता है। तो पूरे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सा यहाँ पे जो हमारा जो MCQ 1-1 उसका आंसर सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी
सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी की वजह से डंपिंग सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन। ठीक, पढ़े सर? बिल्कुल सर, पढ़ना पड़ेगा ना, जीवन का लक्ष्य है आगे बढ़ना पे, और यहाँ पे भी हमारा लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ेंगे तभी तो DSSB के पैटर्न को हम डिकोड कर पाएंगे। तो आगे हमने देखा क्या मिला हमको, क्वेश्चन नंबर 112 पूछा महोदय यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए हम कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल हम एक एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एंटीडोट का मतलब जानी दुश्मन, एंटीडोट को मैं सिंपल सा बोलता हूँ जानी दुश्मन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का जानी दुश्मन यहाँ पे कौन है, क्या एट्रोपिन है, क्या क्या ADR है, क्या या एविल या अम्यूनोडोरन है क्या। तो सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे को मालूम होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पहुंचने का जो एंटीडोट होता है वो एट्रोपिन होता है। ज्यादा मगजमारी नहीं कहनी, सिंपल सा क्वेश्चन है और उसका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे एट्रोपिन। सिंपल से क्वेश्चन के तरह ज्यादा मगजमारी हम नहीं करते, क्यों, हमारे लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मगजमारी है। बड़े सर बड़े तो क्या मिलेगा, MCQ नंबर 113 पे लेक्टुलोज आ गया। लेक्टुलोज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट विद हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर लेक्टुलोज प्रिस्क्राइब करने के पीछे क्या लॉजिक होता है। क्या लेक्टुलोज प्रिस्क्राइब हम करें इसलिए कि बिलिरुबिन का लेवल कम करने के लिए, डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल, क्या सीरम अमोनिया लेवल को कम करने के लिए लेक्टुलोज का इस्तेमाल करेंगे, क्या इंक्रीज द प्रोटीन लेवल, क्या प्रोटीन का लेवल बढ़ाने के लिए लेक्टुलोज का इस्तेमाल करेंगे, क्या इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए लेक्टुलोज का इस्तेमाल करते हैं क्या। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम जानेंगे कंसेप्ट के ऊपर कि इसका आंसर क्या होता है, लेक्टुलोज का इस्तेमाल हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर क्यों करते हैं। तो महोदय ये रहा हमारे पास में लेक्टुलोज, ये फेमस ब्रांड है, आपने अबॉट कंपनी का नाम सुना होगा, और डुफालेक आती है, सबसे फेमस जो ब्रांड है लेक्टुलोज की वो है डुफालेक। तो पहला जनरली जो लेक्टुलोज का हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं लेक्सेटिव के रूप में। ठीक है, नॉर्मली लेक्टुलोज का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, लेक्सेटिव पर्पज के लिए। कॉन्स्टिपेशन हो रहा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए भी हम लेक्टुलोज का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर लेक्टुलोज का इस्तेमाल करने के पीछे लॉजिक, मित्र माय फ्रेंड बावी नर्सिंग ऑफिसर, इधर फोकस करना, लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है। क्या लॉजिक डिफरेंट है कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर, ये बच्चों को ध्यान होना चाहिए, क्या होता है भाई, सीरम के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ता है, सीरम के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ता है। क्लियर भाई, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर सीरम के अंदर अमोनिया का लेवल राइज होता है, ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना। अब दूसरा कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, ये हमारी इंटेस्टाइन होगी, और इस इंटेस्टाइन के अंदर नटखट बैक्टीरिया रहते हैं, बदमाश बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या बदमाशी करते हैं महोदय, ये बैक्टीरिया बहुत बदमाशी करते हैं। क्या बदमाशी करेंगे, जब हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट को लेक्टुलोज पिलाएंगे तो उस लेक्टुलोज को महोदय ये क्या कर देते हैं पे, ये लेक्टुलोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, और किस में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड के अंदर। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड के अंदर ये नटखट बदमाश जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन के, जो फ्लोरा है, लेक्टुलोज को कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो यदि 12th क्लास की केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा महोदय, तो जितने सारे जो एसिड जो होते हैं उनके पास में हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है महोदय, हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा होता है। क्या रोल है हाइड्रोजन आयन का, कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर ऑलरेडी सीरम के अंदर अमोनिया लेवल बढ़ा हुआ है, अमोनिया का लेवल बढ़ता है, और इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया लेक्टुलोज को एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और एसिड का मतलब हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा है। तो ये जो हाइड्रोजन जो आयन है ये क्या होता है महोदय, इस अमोनिया के साथ में अटैच होता है, और क्या बन जाता है यहाँ पे महोदय, बन जाता है यहाँ पे क्या, अमोनियम आयन। तो डिफरेंस क्या है अमोनिया और अमोनियम आयन के अंदर, जो अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक और इरिटेटिंग सब्सटेंस होती है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है। दूसरा अमोनियम आयन ये लेस टॉक्सिक होता है,
और ये स्टूल के साथ में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये एक्सक्रीट हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया इलेक्ट्रोलोज को एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एसिड का मतलब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन है, और एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन आयन है अमोनिया के साथ में अटैच होगा तो बन जाएगा अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन के रूप में अमोनिया हमारी बॉडी के स्टूल के साथ में एक्सक्रीट हो जाए। तो कंसेप्ट क्या देने का कि सीरम के अंदर अमोनिया लेवल को कम करना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेग्जिटी ऑफ चॉइस क्या रहेगा हेपेटिक एन्सेफलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर, लेक्टोलोज रहेगा। क्लियर पे, लेग्जिटी ऑफ चॉइस क्या रहेगा हमारा, लेक्टोलोज रहेगा किसके अंदर, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर। तो क्लिनिकली आपने कई बार देखा हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है तो उसके अंदर भी हम लेक्टोलोज देते हैं, क्यों देते पे, उसका लॉजिक ये सेम है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है ये कि हेपेटिक एन्सेफलोपैथी वाला पेशेंट है तो उसके अंदर नियोमाइसिन एनीमा का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्या मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपको कि हेपेटिक एन्सेफलोपैथी वाला पेशेंट है और उसके अंदर नियोमाइसिन एनीमा का इस्तेमाल करने के पीछे क्या लॉजिक है, अपना जो आंसर है हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। बड़े से बड़े तो क्या रहा हमारा जो क्वेश्चन जो था 113 उसका आंसर है क्या है कि लेक्टोलोज हेपेटिक एन्सेफलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करने का पर्पस है यहाँ पे क्या, डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल। सीरम अमोनिया लेवल को कम करने के लिए लेक्टोलोज का हम इस्तेमाल करते हैं। बड़े सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछे यहाँ पे महोदय, एपिकल पल्स is assessed by placing the diaphragm of the stethoscope at the area of, एपिकल पल्स को हम असेस करने के लिए स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को हम कहाँ पे हम प्लेस करेंगे। क्या स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को एरोटिक एरिया के अंदर प्लेस करेंगे क्या स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को पुल्मोनरिक एरिया के अंदर प्लेसमेंट करेंगे क्या स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को मिट्रल एरिया के अंदर प्लेसमेंट करेंगे क्या ट्राइकप्सिड एरिया के अंदर प्लेस करेंगे क्या हमारा आंसर हो सकता है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि अडल्ट के अंदर 6 साल से एज जिनकी ज़्यादा है और 6 साल से एज जिनकी कम है, इन तीनों कंडीशन के अंदर हम एपिकल पल्स को असेस करने के लिए स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को कहाँ पे हम प्लेस करते हैं। तो महोदय यदि हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें पे, कहाँ से ड्रॉ करेंगे कि ये हमारा स्टर्नम हो गया और मिड स्टर्नम से हमने एक इमेजनरी लाइन हमने ड्रॉ की तो उसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे MD। दूसरा हमारे पास में जो क्लेविकल जो बोन है, जो हमारी क्लेविकल जो बोन है उसके बीच से यदि मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसको शॉर्टकट के अंदर बोला मैं मिड क्लेविकल लाइन MC। तीसरा जो हमारा जो एक्जिला है, मिड एक्जिला से यदि इमेजरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये इंटीरियर वाला है पोर्शन है तो इंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन में बोलूंगा। सिंपल सा मैं कर सकता हूं उसको AX। तो यानी मिड एक्सिलरी लाइन है हमारे पास में, एक मिड क्लेविकल लाइन है और तीसरी हमारे पास है मिड स्टर्नम लाइन। 3 हमारे पास में इमेजरी लाइन है हमारे पास में। अब हमारे पास में 3 कंडीशन है। क्या 3 कंडीशन में कि यदि एज कितनी है, लेस देन 6 ईयर, यदि हमारे पास में कोई पेशेंट है उसकी एज लेस देन 6 ईयर है, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है यदि एज कितनी ग्रेटर देन 6 ईयर है। तीसरी कंडीशन है हमारे पास में क्या, अडल्ट। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन के अंदर स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट कहाँ पर रहेगा। तो पहला जो हम बात करते हैं अडल्ट की पे, तो अडल्ट के अंदर जो हमारा जो स्टेथोस्कोप है उसका जो प्लेसमेंट जो रहता है वो रहता है कहाँ पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। और 5th इंटरकोस्टल जो स्पेस है कहाँ के नजदीक वाला, जो हमारा मिड स्टर्नम जो लाइन है उसके नजदीक वाला, वहां पे हम प्लेसमेंट करेंगे अडल्ट के अंदर। क्लियर पे। अब दूसरा कि यदि हमारे पास में कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है, उसकी एज यदि 6 साल से ज्यादा है पे और लेस देन 18 है पे, ये हम मान रहे हैं, तो उसके अंदर स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट कहाँ रहेगा, उसके अंदर भी स्टेथोस्कोप का जो प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा कहाँ पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रहेगा। लेकिन कौन सी लाइन के नजदीक रहेगा, मिड क्लेविकल लाइन के नजदीक रहेगा। ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में बिठा लेना।
तीसरा हमारे पास में यदि बच्चे की एज लेस देन 6 ईयर है तो स्टेथोस्कोप का जो प्लेसमेंट जो रहेगा वो रहेगा कहाँ पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा हमारे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रहेगा। किसके नजदीक रहेगा, मिड क्लेविकल लाइन के नजदीक रहेगा। अब तीनों ही कंडीशन के अंदर एक्चुअली हम कौन से एरिया के ऊपर स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट करते हैं, तो तीनों ही कंडीशन के अंदर हम स्टेथोस्कोप का जो प्लेसमेंट जो रहता है वो महोदय वो रहता है कहाँ पे, मिट्रल एरिया के अंदर। क्लियर पे। तो स्पेस के अकॉर्डिंग अडल्ट के अंदर जो प्लेसमेंट जो रहेगा स्टेथोस्कोप का रहेगा वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर और नियर बाय रहेगा मिड स्टर्नल लाइन के नजदीक रहेगा। यदि एज 6 ईयर से ज्यादा है तो स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट जो रहेगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस रहेगा, लेकिन नजदीक ऐसे हमारे मिड क्लेविकल लाइन के नजदीक रहेगा। और यदि बच्चा की एज 6 साल से कम है तो स्टेथोस्कोप का जो प्लेसमेंट जो रहेगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रहेगा और हमारी जो मिड क्लेविकल लाइन है उसके नजदीक रहेगा। तो तीनों ही कंडीशन के अंदर जो डायफ्राम जो रहता है वो मेटल वॉल का जो एरिया है उसके ऊपर रहता है। तो हमारा जो एमसीक्यू है उसका आंसर क्या रहेगा महोदय, यहाँ पे उसका आंसर रहेगा यहाँ पे मिट्रल एरिया। बिल्कुल सर, बड़े सर, बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको मिला है क्या, एमसीक्यू नंबर 115, अब नॉर्मल प्रोलिफेरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस इज नोन, कि यूट्रस के आउटसाइड यदि यूट्राइन टिश्यू का अब नॉर्मल प्रोलिफेरेशन होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसको हम मेडिकल टर्म के अंदर क्या हम कहेंगे, क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस हम बोलेंगे क्या महोदय, क्या एंडोमेट्रोसिस हम बोलेंगे, क्या मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया बोलेंगे क्या। तो हमारा लास्ट के जो दो ऑप्शन है पे मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया पे, ये अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से रिलेटेड है। तो अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से रिलेटेड दोनों मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया। एक हमारे पास ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली पीडियाट्रिक सेक्शन का है, लेकिन बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, यहाँ पे केवल इतना बात होगा। यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्चुअली क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। और एक्चुअली इसके अंदर होता क्या कि हमारे बॉडी के अंदर जहां जहां पे डक्ट सिस्टम प्रेजेंट है, जहां जहां डक्ट सिस्टम प्रेजेंट है वहां वहां पे थिक म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और थिक म्यूकस की सिक्रेशन की वजह से डक्ट सिस्टम क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, और उसकी वजह से क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं और लगभग एवरी डक्ट सिस्टम यहाँ पे अफेक्टेड होता है। कॉमन सा क्वेश्चन आपने सुना होगा, स्वीट क्लोराइड टेस्ट कौन से डिजीज में किया जाता है, तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर किया जाता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमको जाना यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या। तो अबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन जो होता है यूट्राइन टिश्यू का यूट्रस के आउटसाइड, उसको हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रोसिस। एंड्रोमेट्रोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे यूट्रस के आउटसाइड यदि यूट्राइन टिश्यू का अबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन होता है तो उसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रोसिस। तो हमारा जो क्वेश्चन है 115, उसका आंसर है सिंपल सा बी। पढ़े सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़े। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दी साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैनुला यूज फॉर न्यूनेट पे, कि न्यूनेट के अंदर हमको इंट्रा कैथ इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन से नंबर का कैनुला का हम इस्तेमाल करेंगे पे। तो यदि आपने क्लिनिकल साइट आपने काम किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यदि आपने क्लिनिकल साइट आपने काम नहीं किया है पे, आपने दर्शन ही नहीं किए पे, पेशेंट केयर आपने कभी नहीं की, इंट्राकेथ आपने देखा नहीं, कैनुलेशन आपने नहीं देखा है, तो फिर आप रटाफिकेशन करते हो। तो यदि क्लिनिकल आप काम करते हो तो आंखें बंद करके 24 टिक कर दो। तो जनरली न्यूनेट के अंदर हम 24 जो कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है, इस कलर वाले कैनुला का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इससे भी छोटी साइज का हमको कैनुला की जरूरत है तो हम क्या करते हैं महोदय, यहाँ पे जो पर्पल कलर का जो कैनुला है 26 नंबर का, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 24 और 26 इन दोनों साइज के कैनुला का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं न्यू बॉर्न के अंदर इंट्राकेथ का प्लेसमेंट करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपने क्लिनिकली आपने काम कर का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महोदय,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इन मिलीकुलन पर लीटर, कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल मिलीकुलन पर लीटर के अंदर क्या होता है। तो हमारे पास में चार जो ऑप्शन है उसके अंदर सिंपल सा यहाँ पे आंसर है। नॉर्मल जो पोटेशियम का लेवल जो होता है वो होता है 3.5 से लेकर 5 मिलीकुलन पर लीटर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मगजमारी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है कि काश इस दुनिया के अंदर हम पहले अवतरित हुए होते, पेरेंट्स की कृपा रही होती तो काश हम भी DSSP के अंदर सेलेक्ट हुए होते। तो इस तरह के ख्याली पुलाव आपके दिमाग के अंदर आ सकते। बड़े सर, बिल्कुल सर, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा तभी तो हम DSSP के पैटर्न को डिकोड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में है MCQ नंबर 118, क्या पूछा हमें, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज, कि नोज से यदि ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए क्या मेडिकल टर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है कि यदि नोज से यदि ब्लीडिंग होगी तो उसको हम बोलते हैं एपिटैक्सिस। तो इसका आंसर ए एपिटैक्सिस, नोज से ब्लीडिंग है तो एपिटैक्सिस बोलेंगे। हेमेपाटाइसिस का मतलब होता है महोदय कि स्पुटम के अंदर यदि ब्लड प्रेजेंट है, स्पुटम के अंदर यदि ब्लड प्रेजेंट होगा तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे हेमेपाटाइसिस का इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली आप देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के अंदर हेमेपाटाइसिस देखने को मिलता है। ठीक, हेमेटेमेसिस का मतलब क्या है कि वोमिटिंग के अंदर यदि ब्लीडिंग प्रेजेंट है, वोमिटिंग के अंदर यदि ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो हेमेटेमेसिस होता है। तो आपने देखा पोर्टल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर जब इसोफेजियल वेरिसिस होता है, इसोफेजियल रीजन के अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो हेमेटेमेसिस देखने को मिलता है, वोमिटिंग के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। हेमीचूरिया का मतलब क्या है, सुसु के अंदर, यूरिन के अंदर यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं हेमीचूरिया। तो हमारे पास में इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर है हमारा एपिटेक्स। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या कि यदि स्टूल का कलर कैसा है, डार्क या टेरी कलर का है या कोल तार जैसा है, तो उसके लिए कौन सी मेडिकल टर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब अपर जेट ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग हो रही है और उसकी वजह से स्टूल का कलर यदि डार्क है, टेरी कलर का, कोल तार जैसा है, तो उसके लिए क्या मेडिकल टर्म का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, यदि स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लीडिंग प्रेजेंट है, या मैं बोलूँ स्टूल के अंदर ब्राइट कलर की ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो उसके लिए कौन सी मेडिकल टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। बड़े सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे तभी तो DSSP के पैटर्न को हम डिकोड कर पाएंगे। तो पूछा यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, किसी पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस के लेवल को हमको असेस करना है तो उसके लिए कौन सा स्केल, स्कोर या चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। पहला हमारे पास में अबगर स्कोर। क्या अबगर स्कोर के द्वारा हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस कर सकते हैं क्या? क्या ब्रेडन स्केल्स के द्वारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस कर पाएंगे क्या? क्या ग्लासगो कोमा स्केल्स के द्वारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस कर पाएंगे क्या? क्या स्नेल चार्ट के द्वारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस हम कर सकते हैं? तो बेसिकली न्यूबॉर्न के अंदर यदि हमको क्विक हेल्थ असेसमेंट करना है, न्यूबॉर्न डिलीवर्ड हुआ है और विद इन 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर हमको क्विक हेल्थ असेसमेंट करना है, उसके लिए हम अबगर स्कोर का हम इस्तेमाल करते हैं मोदे। ब्रेडन स्केल्स, कोई बेड रिडन पेशेंट है, बेड रिडन वाला कोई पेशेंट है और प्रेशर की वजह से उसके अंदर अल्सर क्रिएट हुए जिसको बोलते हैं प्रेशर अल्सर। तो प्रेशर अल्सर की ग्रेडिंग को, डिग्री को असेस करने के लिए हम ब्रेडन स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, कोई हेड इंजरी वाला पेशेंट है, हेड इंजरी वाला पेशेंट है, उसके अंदर हमको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करना है पे कि वर्बल रेस्पॉन्स को पेशेंट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है पे, या पेशेंट के अंदर मोटर रेस्पॉन्स प्रेजेंट है या नहीं, आई ओपनिंग कैसी, इन सारी तमाम चीज़ों को हम असेस करके हम क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा नंबरिंग करते हैं पे। उसकी नंबरिंग होती है 3 से लेकर 15, मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 होती है। तो ग्लासगो कोमा स्केल्स के द्वारा हम क्या करते हैं पे, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करते हैं। स्नेल चार्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, विजन एक्यूटी को हम
असेस करते हैं। तो सिंपल सा ये जो हमारे एमसीक्यू है उसका आंसर क्या है, ग्लासगो कमांड के द्वारा हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करते हैं। बड़े सर बिल्कुल सर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़े आगे तो हमको मिला है क्या, एमसीक्यू नंबर 120 और पूछा है क्या इस एमसीक्यू के अंदर, फिजिशियन प्रिस्क्राइब टू एडमिनिस्टर टेबलेट डिजोक्सिन 0.125 मिलीग्राम orally. Tablet digoxin is available in 0.25 microgram. The nurse should administer. कहने का मतलब किसी पेशेंट को हमको डिजोक्सिन की टेबलेट देनी है और जो डिजायर्ड जो डोज है दी जानी जो चाहिए वो है 0.125 माइक्रोग्राम है, लेकिन हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी है वो है 0.25 माइक्रोग्राम। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, हमारे पास अवेलेबल कितनी 0.25 यानी 125 mg का 125 mg का जस्ट डबल है, तो कितना हम देंगे, सिंपल सा फंडा आधी टेबलेट हम देंगे। ये तो सिंपल सा था, आपने कर दिया, लेकिन टफ क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, तो उसके लिए हमारे पास में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, डिजायर्ड अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे ml से। तो यदि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, डिजायर्ड हमारे पास में 0.125 मिलीग्राम, अवेलेबल है हमारे पास में 0.25 मिलीग्राम, मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, नहीं भी करूंगा चल सकता है, क्यों कि यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे ml में कुछ भी नहीं, तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट हो गया, 0.125 से यदि 0.25 को कट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2 हाफ टैबलेट या 0.5। तो सिंपल सा आंसर निकल गया इसका, ऑप्शन बी। अब दूसरा, ये जो बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास में डिजायर्ड डिवाइडेड बाय अवेलेबल मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके मगज के अंदर फिट होना चाहिए, क्यों कि आगे जो एमसीक्यू आने वाला है पे काफ़ी टफ एमसीक्यू है। और जब DSSB 2013 का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ तो उसके अंदर लगभग मान के चलो कि 99.9% जो भावी ऑफिसर थे, जो स्टाफ नर्स थे, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इतना भी टफ नहीं है, पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन और फिर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिस्क्रिप्शन इज इंजेक्शन डोपामिन 200 मिलीग्राम इन 250 ml dextrose to infuse at 5 microgram per kg per minute. The patient weight 50 kg. How many cubic centimeter यानी ml per hour would this be on an infusion pump? ठीक है, सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा यहाँ पे कि प्रिस्क्रिप्शन है, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने जो लिखा है वो लिखा है क्या कि 250 ml के अंदर कितना हमारे पास में डोपामिन है, 200 मिलीग्राम है। क्लियर है, ये हमारे पास में अवेलेबल डोज, अवेलेबल क्या है हमारे पास में 200 मिलीग्राम है और क्वांटिटी कितनी किसके अंदर है, 250 ml के अंदर। क्लियर पे, अब दूसरा हमारे पास में ये क्या डिजायर्ड है, कितना देना है यहाँ पे महोदय, तो डिजायर्ड जो डोज है यहाँ पे है वो 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तीसरा हमको पेशेंट का वेट दिया है हमको कितना, 50 kg। तीसरा हमको जो देना है वो कितना देना पे, ml पर हावर है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब भी होता है ml पर हावर पे। तो हमको ये जो कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना हमको 60 मिनट के लिए कैलकुलेट करना। क्लियर पे, तो क्या प्रॉब्लम से कि हमको जो ये जो डिजायर्ड है, डिजायर्ड जो डोज है उसके अंदर क्या मिला, 5 माइक्रोग्राम है पर केजी। तो 1 kg का कोई पर्सन है तो उसको कितना देना, 5 माइक्रोग्राम देना है हमको। 50 है तो क्या करना पड़ेगा, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर पे, वो 1 मिनट के अंदर 5 माइक्रोग्राम दे रहे तो 60 के अंदर कितना होगा, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे कि जो अवेलेबिलिटी है वो मिलीग्राम के अंदर है और जो डिजायर्ड वो माइक्रोग्राम के अंदर, तो यूनिट को भी हमको सेम करना पड़ेगा। तो सिंपल सा पढ़ना, ज्यादा माथा पच्ची हमको नहीं करनी, मगजमारी नहीं करनी। जो बेसिक जो फॉर्मूला है उसको मॉडिफाइड करके एक नया फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली आपको सोल्व कर सके। तो सिंपल सा फंडा, जो बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास में था, इससे पहले क्या था हमारे पास ड्रग सॉल्यूशन का, डिजायर्ड डिवाइड बाय अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करूंगा तो डिजायर्ड सेम रहेगा, अवेलेबिलिटी भी सेम रहेगी। अब क्या करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा वेट। यहाँ तो हमको मालूम है 50 से मल्टीप्लाई करना, किसी और क्वेश्चन के अंदर अलग वेट आ गया तो क्या करेंगे, जितना होगा उससे हमको मल्टीप्लाई करना। सिंपल सा, उसके लिए लिख दूंगा यहाँ पे वेट को।
दूसरा इन्फ्यूजन पंप की जो रेट है क्यूबिक सेंटीमीटर यानी एमएल पर हावर है, तो 1 हावर के अंदर होता है 60 मिनट, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 60 से। सेम क्वांटिटी असिटी से रहेगी, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा इस फॉर्मूला के अंदर। क्यों कर रहा हूँ मैं कि माइक्रोग्राम को यदि मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है। क्लियर कंसेप्ट है। माइक्रोग्राम को यदि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, मिलीग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में डिजायर्ड डोज है माइक्रोग्राम है और अवेलेबिलिटी मिलीग्राम है, तो इसको सेम करने के लिए मैं 5 माइक्रोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा मिलीग्राम। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। क्या करना है कि जो भी हमारे पास में क्वांटिटी इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है आपको। डिजायर्ड कितना था हमारे पास में, 5 माइक्रोग्राम था। वेट कितना है 50, हमारे पास में 60 मिनट हो गया। और अवेलेबिलिटी कितने एमएल के अंदर, 250 के अंदर महोदय। अब अवेलेबल कितना है, 200 माइक्रोग्राम है। और कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो सिंपल सा, अब यदि कट करूंगा मैं 250 से 1000 को कट किया तो कितना मिलेगा, 4 मुझे मिलेगा। 50 से 200 को कट किया तो मुझे मिलेगा कितना, 4 मिलेगा मुझे। अब इस 4 से वापस 60 को कट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 4 और सोल्व करूंगा तो 75 मल्टीप्लाई बाई 4 और काटापासी करोगे तो आपको मिलेगा ये 18.75। तो 1.875 आया है, लेकिन ऐसा तो हमारा आंसर नहीं है। तो राउंड फिगर में नियर बाय इसको 19 के ऊपर सेट करता हूँ। यानी 19 ml पर हावर की रेट से यदि हम देंगे तो ये जो हमारा टारगेट है 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ये हमारा अचीव हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 19 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा बार बार रिवाइंड करके आप देखोगे तो आपको इजी लगेगा। पहली बार में थोड़ा आपको टफ लग सकता है। तो बेसिकली मैंने क्या क्या कि जो बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास है डिजायर्ड डिवाइड बाय अवेलेबल मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इसको मैंने मॉडिफाई करके एक नया फॉर्मूला मैंने बना दिया मैंने। तो जितना सारा वेट होगा उसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे वेट को मैंने पुटअप कर दिया। हमको 1 हावर के अंदर कन्वर्ट करना, 1 हावर के अंदर 60 मिनट है तो 60 मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी 80 से। फिर अवेलेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया किससे, 1000 से। क्यों, माइक्रोग्राम को यदि मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिलीग्राम से, तो 1000 से मुझे डिवाइड करना। तो सारा डेटा मैं पुट करूंगा और सोल्व करूंगा तो लगभग 18.75 मुझे मिलेगा। और राउंड फिगर के अंदर हमको इन्फ्यूजन फॉर्म को सेंड करना होता है 19 के अंदर। यदि क्लिनिकल आप काम करोगे तो इन्फ्यूजन फॉर्म के अंदर 18.75 ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या मतलब 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह का आपको सेटअप आपको मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट में कभी भी नहीं मिलेगा आपको, क्लिनिकली भी आप देखोगे तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा दूंगा मैं, क्या आप सोल्व कर पाओगे। तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूं। मैं क्या मैं बोला कि यदि पेशेंट का वेट हमको केजी के बजाय पाउंड के अंदर दे दिया जाए तो कैसे आप सोल्व करोगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं बोलता हूं कि हमारे पास में जो पेशेंट है उसका वेट यदि 50 पाउंड है तो उसके अकॉर्डिंग क्या रेट निकल के आएगा। तो सोल्व करके आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देख सकते हो। मैं देखता हूँ कि कितने 22 नर्सिंग ऑफिसर है जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बड़े सर, बिल्कुल सर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी तो हमको मालूम पड़ेगा। पढ़े तो हमको मिले क्या, मिला है क्वेश्चन नंबर 122। और क्या पूछा यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इन द थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेशन, यानी बर्जर डिजीज। बर्जर डिजीज के प्रोग्रेशन को हमको इनहेबिट करना है तो क्या हमको करना पड़ेगा, क्या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, या डायबिटिक मेलाइटिस को कंट्रोल करना है, या वेट रिडक्शन हमको करना है, या स्मोकिंग सीसेशन यानी स्मोकिंग को हमको स्टॉप करना पड़ेगा क्या। तो क्या आंसर हो सकता है। सॉल्यूशन जाने से पहले हम थोड़ा बर्जर डिजीज के बारे में भी जानेंगे, बर्जर डिजीज है क्या पे। तो महोदय जब भी आप आइनॉक्स से पीवीआर के अंदर मूवी देखने गए होंगे तो 2 एड आपको जनरली बार बार देखने को मिलते हैं भाई। एक मिलता है विनोद वाला जो एड है, वो जर्दा खाने की वजह से ओरल कैंसर हो जाता है, उसके अंदर राइस ट्यूब डली हुई थी, तो वो आपको एड देखने को मिलता है। दूसरा जो एड देखने को मिलता है ये अक्षय कुमार उसका फ्रेंड का जो डिस्कशन है भाई, कि वो अपनी बीवी को लेके आता है भाई एडमिट आने और पागलों की तरह हंसता है भाई। तो अक्षय कुमार बोलता है, क्या बोलता है
कि सिगरेट न पीने से अपने आप को एक ऐसी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। तो अक्षय कुमार जो बता रहा है कौन सी खतरनाक बीमारी पे, लंग कैंसर के बारे में। यदि कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग को बंद करता है, अवॉइड करता है बिल्कुल, तो लंग कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं, लंग डिजीज होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो अक्षय कुमार बता रहा लंग कैंसर को अवॉइड करने के बारे में सिगरेट स्मोकिंग को बंद करने से। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या, कि यदि सिगरेट स्मोकिंग को आप बंद करते हो तो अपने आप को किससे बचा सकते हो भाई, बर्जर डिजीज, बर्जर डिजीज से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो बेसिकली बर्जर डिजीज क्या होती है, तो स्पेशली जो हमारे डिस्टल पोर्शन है हमारे बॉडी का, डिस्टल पोर्शन कहाँ का, जो हमारे अपर आर्म की जो फेलेंजेस है और लोअर आर्म की जो फिंगर्स है, उसके अंदर जनरली क्या देखने को मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन या ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है, कि जो हमारे डिस्टल जो आर्टरी जो सप्लाई है, मिडिल और स्मॉल जो ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर थ्रोम्बस और क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है। अब ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो क्या होगा भाई, गैंग्रीन होगा। और कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है तो ऑटो एम्पुटेशन भी देखने को मिलता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ऑटो एम्पुटेशन किसके अंदर होता है, तो बर्जर डिजीज के अंदर होता है। और क्या देखने को मिलता है बर्जर डिजीज के अंदर, इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन देखने को मिलता है। अब ऐसे पेशेंट का यदि हम एंजियोग्राफी कराएंगे तो क्रॉक स्क्रू पैटर्न देखने को मिलता है। तो कई बार एग्जाम में भी आता है क्रॉक स्क्रू पैटर्न कहाँ का देखने को मिलेगा, बर्जर डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर पे। तो यदि कोई बर्जर डिजीज वाला पेशेंट है और जो सिगरेट स्मोकिंग करेगा, उसकी कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। या नॉर्मली कोई पर्सन है यदि कंटिन्यू सिगरेट स्मोकिंग करेगा तो बर्जर डिजीज होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, निकोटीन की वजह से क्या होगा भाई, जो हमारे पेरिफेरल की आर्टरी जो सप्लाई है उसके अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई और ज्यादा रिड्यूस होती है, वेसोस्पाज्म होगा। तो सिंपल सा फंडा है भाई कि बर्जर डिजीज के प्रोग्रेशन को हमको अवॉइड करना है तो सिगरेट स्मोकिंग को बिल्कुल करना है बंद, यानी जय श्री राम कहना उसको। बड़े सर, बिल्कुल सर। तो इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, सिगरेट सेसेशन हम करके बर्जर डिजीज के प्रोग्रेशन को भी हम इनहिबिट कर सकते हैं। बड़े सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे डीएसएसपी के पैटर्न को। पूछा यहाँ पे डीएसएसपी ने क्या, 123 के अंदर, while giving nasogastric tube feeding which of the following nursing action prevent complication। किसी पेशेंट को हमको फीडिंग देना है और फीडिंग के दौरान कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना है, क्या ट्यूब को हम एडवांस करेंगे 2 सेंटीमीटर, क्या ट्यूब को एयर 20 ml एयर के साथ फ्लश करेंगे क्या, या पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे क्या, या एयर वेंट को प्लग करेंगे क्या फीडिंग के दौरान। तो सिंपल सा फंडा है कि जब किसी पेशेंट को हम राइल्स ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स के द्वारा फीडिंग देते हैं तो सबसे ज़्यादा एस्पायरेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। यदि पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन के अंदर है और पहले की यदि फीड यदि अब्जॉर्ब नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई, आपने और सुपाइन पोजीशन के अंदर आपने फीड दिए तो एक्सपायर्ड होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हमेशा रखना है हाई फाउलर पोजीशन के अंदर। हाई फाउलर पोजीशन के अंदर रख के हम फिर क्या करेंगे, पेशेंट को हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स के द्वारा फीड देंगे तो हमारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा ऑप्शन जो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बड़े सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तब तक डीएसएसपी के पैटर्न को हम डिकोड कर पाएंगे। जब आगे बढ़े हमको मिला क्या, 124 क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, ए पेशेंट हु इज ऑन सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब सडनली एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक। कि किसी पेशेंट के अंदर सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट की है और उसके अंदर सडन ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हुई तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, क्या ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करने को क्या नेजल कैनुला की सहायता से, क्या बेड का हेड साइड एलिवेट करेंगे क्या, या ट्यूब के ल्यूमन को कट करके ट्यूब को रिमूव करेंगे क्या, या क्लाइंट के लंग्स को अस्कल्टेट करके लिसन करेंगे क्या, क्या आंसर हो सकता है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब्स का इस्तेमाल किसके अंदर करते हैं। तो जनरली इसोफेजियल वेराइसिस की वजह से जो हेमाटेमेसिस होता है, जो इसोफेजियल रीजन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब्स का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने पेपर आप उठा कर देखोगे, स्पेशली एम्स के 2013 से पहले वाले पेपर उठा कर आप देखोगे तो
सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब्स का बहुत बार जिक्र हुआ है एग्जाम के अंदर। अब रिसेंटली इस ट्यूब का जिक्र अब थोड़ा कम हुआ है, बहुत कम एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब किसी पेशेंट के अंदर हमने इंसर्ट की है और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही, तो सबसे पहले हमको क्या करना पे, सीजर की सहायता से ट्यूब्स को हमको कट कर देना पे और ट्यूब्स को हमको रिमूव करना, उसको से जो रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो सबसाइड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के ऐसे भी आता है कि किसी पेशेंट के अंदर सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब हमने इंसर्ट की है तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बेड साइड लॉकर के ऊपर, टेबल के ऊपर 24 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसकी, 2 पेयर ऑफ सीजर्स की। 2 पेयर ऑफ सीजर हमेशा पेशेंट के बेड साइड लॉकर या टेबल के ऊपर होनी चाहिए। जब भी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होगी तो सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब्स को कट कर देंगे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब्स के अंदर मेनली 3 ल्यूमन होते हैं, क्लियर है, 3 ल्यूमन वाली ट्यूब्स होती है, और जो मॉडिफाइड जो सेंगस्टन ब्लैकमोर जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर 4 ल्यूमन्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सिंपल सा, कट एंड रिमूव दी ट्यूब्स हमारा करेक्ट। बड़े सर बिल्कुल सर, आगे बढ़ेंगे तभी तो हम जाएंगे डीएसएसपी का पैटर्न के बारे में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार आता है घूम फिर के। पूछे यहाँ पे, विच अमंग द फ्लोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का क्या इंडिकेशन है मौत है, क्या एस्टेसिक्स पोर्टल हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है क्या मौत है, क्या हेमाटेमेसिस पोर्टल हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है क्या, क्या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर पोर्टल हाइपरटेंशन को इंडिकेट करेगा क्या, या कंफ्यूजन पोर्टल हाइपरटेंशन को इंडिकेट करेगा क्या। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम जाएंगे जड़ की फसाद, कि इन सारी जड़ की फसाद कौन है, तो क्या ये सारी जड़ की फसाद पंकज उदास तो नहीं है भाई। तो पंकज उदास की बहुत सारी गजलें आपने सुनी होगी, तो आपको सबसे ज्यादा जिक्र जो पंकज उदास जी ने जो किया होगा वो क्या होगा, शराब के बारे में। कौन सी गजल के बारे में भाई, तेरी निगाहों से कुछ ऐसी पी ली भाई। और क्या सुनी होगी आपने गजल, आपने सुनी होगी, महखाने से लेकर शराब तक भाई, जाम तक भाई, ऐसा सुना होगा आपने। और एक फेमस गजल आपने सुनी होगी भाई, थोड़ी थोड़ी पिया करो भाई। तो यदि कोई पेशेंट थोड़ी थोड़ी शराब पिएगा, यानी क्रोनिक अल्कोहलिज्म का कोई पेशेंट है महोदय, तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलती वो देखने को मिलती लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस देखने को मिलता। तो पंकज उदास जी के ऊपर भी केस कर देना चाहिए, क्यों, लीवर सिरोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पंकज उदास जी क्या नहीं, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला थोड़ी थोड़ी पिया करो तो थोड़ी थोड़ी पियोगे तो भी क्या हो सकता है मेरे भाई, लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो लीवर सिरोसिस होता मौत है, तो हमारे पास में 3 मेन कॉम्प्लिकेशन फर्दर होती है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक होता है हमारे पास असाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है, एक्सिस फ्लूइड का कलेक्शन होना पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो होता है असाइटिस। दूसरा जो हमारे पास में जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी होता है। तीसरा जो हमारे पास में जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन जब कंटिन्यूस होगा तो क्या हो सकता है पे, इसोफेजियल वेराइसिस। और ये जब ब्लीडिंग होगी न्यूली फॉर्म इमेच्योर, जब ब्लड वेसल्स जब डैमेज होगी तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, हेमेटेमेसिस होता है। क्या होता है, हेमेटेमेसिस होता है। और हेमेटेमेसिस क्या होता है, हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि वोमिटिंग के अंदर ब्लीडिंग होती है। तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से लीवर सिरोसिस होगा, और लीवर सिरोसिस की वजह से भी 3 कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। असाइटिस यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का कलेक्शन होना, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी यानी सीरम के अंदर अमोनिया लेवल का बढ़ा हुआ मिलना पे, क्लियर पे। तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के अंदर एस्ट्रिसिक्स या फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। दूसरा पोर्टल हाइपरटेंशन जब होता है तो क्या होता है भाई, इसोफेजियल वेराइसिस यानी इमेच्योर न्यू ब्लड वेसल डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी लीवर का जो सर्कुलेशन उसको बाईपास करने के लिए पे। तो जब और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये न्यूली जो डेवलप जो ब्लड वेसल्स ये इजीली रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से इसोफेजियल वेराइसिस के अंदर ब्लीड होगा और उसकी वजह से हेमाटेमेसिस होता है, वोमिटिंग के अंदर ब्लड होता है।
तो क्लिनिकल साइड के अंदर जब आप जाओगे, स्पेशली बड़े सेटअप के अंदर, हेपेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप वहाँ पे देखोगे कि कोई लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, उसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है और सडन उसके अंदर हेमेटेमेसिस होता है, पूरे फ्लोर के ऊपर पूरी बेड शीट, पेशेंट के कपड़े पूरी से ब्लीड हो जाते हैं। तो लगभग इसमें मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लगभग एक ही बार में 150 से लेकर 200 ml, उससे भी ज़्यादा कई बार ब्लीडिंग होती है। तो यदि पेशेंट के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत हो सकती है किसकी? हेमेटेमेसिस की। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूजन मत होना पे, पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा, तो पोर्टल हाइपरटेंशन ये कहाँ का हो रहा? लीवर का जो लोकल जो सर्कुलेशन है, लोकल जो सर्कुलेशन है उसके अंदर हाइपरटेंशन होता है, न कि हमारे सिस्टमिक हाइपरटेंशन के अंदर। सिस्टमिक हाइपरटेंशन का पोर्टल हाइपरटेंशन से जनरली कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हेमेटेमेसिस होता है। ST6 ये क्लासिकल साइंस है, ये क्लासिकल साइन है किसका? ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, तो डायरेक्टली यहाँ पे कोई लिंक नहीं, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन भी जनरली देखने को मिलता है किसके अंदर? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाले पेशेंट के। तो सिंपल सा जो हमारा जो क्वेश्चन है 125, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है महोदय यहाँ पे हेमेटेमेसिस। सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, अगली बार जब भी आए तो सिंपल सा आंसर इसका हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस एक इंडिकेशन है किसका? पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक, बड़े सर, बिल्कुल सर। तो आज और इस सेशन के अंदर केवल हमने क्वेश्चन लिए 101 से लेकर 125। नेक्स्ट हम सेशन के अंदर हम क्वेश्चन लेंगे 126 से लेकर 150। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।